नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, एकदम बढ़िया। मैं प्रियंका शुक्ला आपका स्वागत करती हूँ आपके परिवार ग्रोथ क्लासेस में। हम लोग का एकेडमिक क्लास शुरू हो गया है। कल मैंने बताया था आपको जो आपके 9th क्लास के सिलेबस हैं, आपने सभी क्लास सभी लोगों ने देखी थी। नहीं देखी है तो फिर से जाके उसको देख लीजिए। सारा सिलेबस मैंने बता दिया है, क्या पढ़ना है आपको, कितने चैप्टर हैं और क्षितिज में हम लोग के क्लास में कितने चैप्टर हैं। 9th क्लास में कितने चैप्टर हैं? पहले हमने क्षितिज और कृतिका के विषय में जाना कि हिंदी में 2 पुस्तकें चढ़ रही, ए और बी करके चढ़ रहा है। तो इसमें ए में हम लोग का तो क्या देखा हमने, एक क्षितिज है। क्षितिज का हमने जाना था कि क्षितिज के 2 पार्ट्स हैं। एक कौन से भाग है? एक भाग है आपका गद्य साहित्य, दूसरा आपका कौन सा है? पद्य साहित्य यानी काव्य। गद्य साहित्य में हमारे सभी कथा नाटक जो भी हैं, जितने लिखे गए हैं, 5 जितने भी हैं, मैंने कल आपको बता दिया। और मैंने बताया था कि हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चैप्टर को उठाएंगे और एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रश्न उत्तर भी करेंगे ताकि आपको इसमें कोई एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। पहले हम लोग कथा को समझेंगे और उसके पूरे जब कथा को समझ लेंगे, कहानी नाटक उपन्यास जो भी समझ लेंगे, उसके बाद उसके प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। इसके बाद आप लोग उसके नोट्स भी बनाओगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हैंडमेड नोट सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको सबको बनाना है। हाथों से नोट सबसे अच्छा होता है, पता है ना। तो आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं। हमने पहला क्षितिज का पढ़ा। क्षितिज का पहला चैप्टर हमने गद्य साहित्य का उठाया है, लिया है मैंने। और वो गद्य साहित्य का पहला चैप्टर आपका कौन सा है? 2 बैलों की कथा। कौन सी है? 2 बैलों की कथा। किसकी रचना है? मैंने आपको बताया था कि कथा साहित्य का सबसे बड़े कथा के जो साहित्यकार हैं, मुंशी प्रेमचंद की कथा है ये। क्या है इसका नाम? 2 बैलों की कथा। इसमें हम लोग जानेंगे कि कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या क्या बताया और आपके पाठ में क्या क्या दिया गया है। तो 2 बैलों की कथा के पहले हम लोग देखते हैं कि इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी को हम धनपत राय के नाम से भी जानते हैं और इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है। कथा सम्राट का बादशाह इन्हें कह सकते हैं आप। इनकी इनकी कम से कम 350 कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं, 350। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, गोदान। बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत ही मार्मिक उपन्यास है ये गोदान। गोदान के विषय में आप लोगों ने सबने सुना होगा और सबने जाना होगा। एक और इनकी है रचना पूस की रात, उसी में से इनकी सबसे अच्छी रचनाओं में से। वैसे इनकी सारी रचनाएं बेस्ट हैं, सबसे अच्छी हैं। इनकी सभी कहानियां इतनी हैं कि इनको अपने जीवन या अपने परिवार के जीवन, किसी के जीवन से उठाते थे। इनका सब जीवन से, सबके अपने लगाव से, जो उस समय स्थिति थी, किस समय की स्थिति थी, जो उनके समय पे जो चल रहा था, उसी पे ये कहानियाँ लिखते थे। तो इनकी एक कथा जो कहानी है, क्या है? 2 बैलों की कथा। 2 बैलों की कथा के विषय में हम पढ़ेंगे। और इनके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जिनका नाम क्या है? धनपत राय। इनकी अन्य रचनाएं भी बहुत सारी हैं, मैंने बताया गोदान है, आपका हो गया पूस की रात हो गया, और भी बहुत सारे उपन्यास इनके हैं, कहानियाँ हैं। इन्हें बहुत इनके उससे ही उपन्यास का एक युग चल गया था जिसे कहा जाता है प्रेमचंद युग। 1918 से 1936 पूरा का पूरा इनका युग ही चल गया, जिसे कहा गया आपका प्रेमचंद युग। ठीक है, तो स्टार्ट करें आपको कहानी। हमने जाना कि इनके लेखक कौन है। इस कथा के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। अब इस कहानी में हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो ये कथा किसकी है, कहानी किसकी है? 2 बैलों की कथा है। बैलों की कथा है ये। इस बैल में, जिसमें आइए हम लोग पढ़ते हैं, शुरू करें इस कहानी को। चलिए, कह रहे हैं कि जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ करना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सच में बहुत ही बेवकूफ़ है। मतलब जानवरों में सबसे बुद्धिहीन किसे कहा गया है? गधा को।
गधे को कहा गया है आप चाहे उससे जितना काम करा लीजिए, उसे बुद्धिहीन यानी मंद बुद्धि के दर्जे में दिया गया है। या उसके सीधेपन या निरापद सहिष्णुता से उसे यह पदवी दे दी है। इसका निश्चय ये नहीं किया जा सकता कि गाय, ये जो गधे के बारे में बताया गया है कि आपका ये जो गधा है मतलब सबसे या तो सीधा है, इसलिए उसको गधे का नाम दे दिया गया, मंद बुद्धि का नाम दे दिया है कि वो सबसे ज़्यादा जानवरों में सीधा है। आप उसके ऊपर चाहे जितने भी खच्चर रख दीजिए, चाहे जितने सामान रख दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे सबसे आप जितने भी सीधे होते हैं लोग, उनको बुद्धिहीन या मंदबुद्धि कर दिया, साबित कर देते हैं। तो कहता है कि आगे कहानी में कहते हैं कि गाय सींग मारती हैं और ब्याह जो गाय है वो सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। जो गाय है वो तो सींग मारती है, सीधी सादी रहती है। जो नए नए गाय बच्चा देती है ना, तो वो क्या कहती हैं, वो सिंघनी की तरह मारना सींग मारती हैं और क्या कर लेती हैं, वो सिंघनी का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। कुत्ता भी कैसा जानवर है, बहुत ही गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। गाय भी सीधी होती है, गधे भी सीधे होते हैं, कुत्ते भी सीधे होते हैं, लेकिन आप जब उनको परेशान करेंगे तो वो कैसा रौद्र रूप देखते हैं ना। तो ये लेखक क्या मुंशी प्रेमचंद जी क्या कह रहे हैं कि इनको कभी कभी किसको, कुत्तों को भी क्या हो जाता है, क्रोध आ जाता है। ठीक है, आगे चलें तो किंतु गधे को कभी कभी भी गधे को आपने क्रोध करते हुए नहीं देखा, ना सुना होगा। जितना चाहो चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, और उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देगी। इनका कहना है कि आप गधे को, कुत्ते को तो आप कुत्ते को भी गुस्सा आ जाती है, लेकिन गधे को आप चाहे जो भी करो, सूखी घास ही डाल दो, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके कभी भी उनके माथे पे कोई सिकन नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सबसे सीधा साधा गधे को साबित करते हैं ये। फिर कहते हैं कि उसके चेहरे पे कभी असंतोष दिखाई नहीं देती। जैसी वैसाख में मैं चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हूँ, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। वैसाख के महीने में चाहे जितना आपको थोड़ा बहुत कुछ खाने को मिल जाता है, लेकिन उसको कभी उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं, चाहे जो भी हो। एक विषाद स्थायी के रूप में छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। गधे की स्थिति कैसी इसमें इन्होंने बताई कि वो चाहे सुख पड़े चाहे दुख पड़े, चाहे उसको कुछ खाने को मिले या ना मिले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऋषियों उसे पर कहते हैं उसके चेहरे पे हमने कभी एक आध बार कोई कुलेल नहीं देखा, और जिसमें हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते हमने नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठ पहुंच गए हैं। यानी लेखक कहते हैं कि जो उनके हैं वो कैसे हैं, ऋषियों मुनियों की पराकाष्ठ में उनको स्थापित कर दिया इन्होंने। वे सभी अपने पराकाष्ठ में पहुंच गए, पर आदमी उससे बेवकूफ कहता है। भाई जब सीधे साधे जो रहेंगे उन्हीं को सब तो बेवकूफ कहेंगे, जो बाचाली रहेंगे उनको कौन बेवकूफ कहेगा, वो तो जवाब दे देंगे उसका। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं भी नहीं देखा। सद्गुणों यानी अच्छे गुणों में जो इनका होता है, ऐसे में अनादर मैंने किसी का इतना नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कदाचित सीधापन संसार के लिए इतना क्या नहीं है, उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। भारतवासियों मतलब उस समय की क्या स्थिति थी, ये जब रचना किसी कोई भी रचना जब भी होती थी, कहानी इन्होंने लिखी है, हर एक का इनका मोटिव है। ये उस समय की कहानी में बता रहे हैं कि उस समय अफ्रीका में क्या स्थिति होती थी।
आपको पता है गांधी जी को निकाल दिया गया था, एक बार ट्रेन पे यात्रा कर रहे थे तो बैठे, टिकट तो लिए थे ये फर्स्ट क्लास की, लेकिन इनको क्या किया था, नीचे उतार के फेंक दिया गया था अफ्रीका में ही, इनके रंग भेद के कारण। अफ्रीका में अश्वेत वाला जो चल रहा था क्रांति, उसमें उसी समय का इन्होंने किया कि देखिए उस समय अफ्रीका में क्या हो रहा था भारतवासियों का। तो ये कहाँ किसकी चर्चा, गधे में आपके भारतवासियों को ही डालने की, सीधे साधे जो रहते हैं उन्हीं के साथ सब होता है। अफ्रीका में दुर्दशा हो रही है, क्यों क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, अमेरिका में घुसने क्यों नहीं दिया जाता है आपका अफ्रीका में, जो उस समय दुर्दशा हो रही थी। तो उसमें ये जो चल रहा है ये इनका किस पे है, ये आपका सिर्फ सीधापन की वजह से दिखा रहे हैं, उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे के कुस्मे के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बात सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है, कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद। उस समय कितना स्थिति खराब थी, हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेज हमारे ऊपर कितना अत्याचार कर रहे थे, लेकिन हमारे भारतवासी, गांधी जी क्या कहते थे कि आप मुझे जब एक चाटा कोई मुझे मारेगा तो मैं दूसरा गाल भी उसके सामने कर दूंगा। तो वही कह रहे हैं कि हम कितने सीधे साधे हैं, अगर हमारे सीधेपन का वही अगर फायदा कौन उठा रहा है, दूसरा कोई। अगर हम जवाब देना सीख जाएं, अपने बातों को कहना सीख जाएं, अपने जितने भी चोचर, देखिए इसमें तो शायद आज और भी स्थिति दूसरी रही होती। नेक्स्ट में चलते हैं कहानी में। सभ्य कहलाने लगती, अगर हम अपनी बात को कहना सीख जाते तो हम भी सभ्य कहलाने लगते, है ना। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार के सभ्य जातियों की गण्य बना दिया। इसका उदाहरण कौन है, जापान में एक आपके जो जितने कि आप अपनी बात को रखेंगे नहीं, सामने वाला अगर गलत है आप तो ठीक है, तब भी अपनी बात को, अपने पक्ष को सामने रखना है, नहीं तो आपकी तुलना किससे हो जाएगी, गधे से हो जाएगी, सभ्य जानवर से। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, उससे भी गधा है। गधे का छोटा भाई एक और है जो उससे भी गधा है, देखते हैं कौन है, और वह है बैल। और वह कौन है, बैल। बैल क्या है, सबसे सीधा जानवर है, लेकिन जब बैल को गुस्सा आती है तो फिर क्या होता है, जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर उसी से मिलते जुलते अर्थ में ये जो कहेंगे, इसमें हमारा विचार ऐसा तो नहीं कि बैल कभी कभी मारता है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से भी नीचा है। मतलब बैल आपका सीधा साधा तो दिखता है, लेकिन अगर वो अपने पे आ गया तो फिर उसके गुस्से का शिकार, जानते हैं ना, बैलों में अगर अड़ियलपन आ गया तो एक कहावत गई है कि चलेंगे नहीं तो सारा काम ही कर देंगे एक साथ ही। तो कह रहे हैं कि बैल जो है उससे भी, किससे, गधे से भी सीधा जानवर है, ठीक है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब हम लोग कहानी में आ जाते हैं। झूरी काछी जो थे उसके क्या थे, किसके थे ये, 2 बैलों के क्या नाम थे, हीरा और मोती। झूरी के जो बैल थे उसके 2 बैलों के, उन झूरी के पास 2 बैल थे। आपको देखिए नाम भी पता रहना चाहिए, नायक कौन है इसमें। तो ये सारी कथा जितनी है ये 2 बैलों की दोस्ती के ऊपर है, ठीक है। तो इनके बैलों का नाम क्या था, हीरा और मोती। झूरी के 2 बैलों का नाम क्या था, हीरा और मोती। दोनों पछाई जात के थे, दोनों ही पछाई जात के थे। जो बैलों की प्रजाति होती है
उसी जाति के कौन थे ये? हीरा और मोती। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। देखने में जो सुंदर थे, बहुत ही दुलार से पाला गया था इसको। पहले बैलों का बहुत महत्व हुआ करता था, आपको पता है कि नहीं? पहले ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, पहले बैल से ही खेत जोते जाते थे। तो उनको एकदम जैसे गाय की सेवा की जाती है, वैसे बैलों की भी सेवा की जाती थी। तो झूरी काची ने उनकी बहुत सेवा की थी। वो कैसे थे? देखने में बहुत सुंदर थे, काम में चौकस और डील में ऊंचे इनके डील थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। जब दोनों बहुत दिनों से साथ में काम कर रहे थे तो उनमें बहुत ही भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आस पास में बैठे हुए एक एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते रहते थे। दोनों साथ साथ बैठते थे, दोनों साथ साथ काम करते थे। इससे दोनों में क्या बातचीत भी होती थी अपनी भाषा में। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। दोनों कैसे अपनी भाषाओं को समझ जाते थे, कैसे बात कर लेते हैं। देखिए जानवर भी बहुत समझदार होते हैं, उन्हें सब पता होता है। वो अपनी भाषा में बात कर लेते हैं, मुंह में शांत ही रहेंगे लेकिन इशारों से चाहे जैसे वो अपनी भाषा में बात कर लेते हैं। तो कहते हैं अवश्य उनमें कोई गुप्त शक्ति थी। अवश्य उनमें कैसी है? कोई भी गुप्त शक्ति होती है। हर जानवर में गुप्त शक्ति होती है, उनको अपनी भाषा समझ में आ जाती है। अभी देखिए चिड़िया को पता चल जाता है कहीं भी आंधी तूफान आने। छोटी सी चींटी अगर बारिश होने वाली होती है तो छोटी छोटी चींटियां अपना ग्रुप में इकट्ठे होकर चलने लगती हैं, है ना? तो इनको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। और ये सोचिए इनमें अपनी एक दिव्य शक्ति होती है। कह रहे हैं कि इनमें एक गुप्त शक्ति है, ये आपस में ही बात कर लेते हैं, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हम तो बात तो मुंह से करते हैं, वाचाली कहे जाते हैं, लेकिन हमारा इतना नहीं है जितना इनमें श्रेष्ठता है। कितनी? जानवरों में। ठीक है, जानवरों में एकता भी बहुत होती है। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। दोनों कैसे अपना प्रेम प्रकट करते हैं? चाटकर और सूंघकर। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। कभी कभी दोनों में हाथापाई भी हो जाती थी, सींग में डाल करते थे। लेकिन वो उस वाले से नहीं कि उनसे झगड़ा हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि उनमें आपसी प्रेम बहुत था, बहुत ही गहरी दोस्ती थी। इसलिए वो क्या करते थे? अपना प्रेम इसी तरह जाहिर करते थे। आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल ढप्पा होने लगता है। जैसे आप में दोस्तों में होता है ना, क्लास में बाहर थोड़ी बहुत मस्ती हो जाती है, तो उसी तरह ये लोग भी करने लगते थे। इनके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके बिना कैसी है दोस्ती? अच्छी है क्या? नहीं, ये जरूरी है। जिस वक्त से दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं और गर्दन हिला हिलाकर चलते हैं, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती है कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। मतलब दोनों में ऐसा है कि अब इन्हों में ये नहीं है कि अपना ये रहे, अपने में काम भी बहुत अच्छे ढंग से करते हैं और ये सोचेंगे कि मेरे ऊपर ज्यादा बोझा रहे, वो सोचेंगे कि मेरे ऊपर ज्यादा बोझा रहे, है ना? ये लोग में मित्रता इतनी अच्छी है कि ये लोग दोस्ती भी, सब चीज एक साथ करेंगे, काम भी ये लोग सोचते हैं कि अपना अपना करते रहें। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा दिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ साथ उठते और देखिए कुछ गड़बड़ हो गया। उनमें जो चलता था नांद, और जो इसमें बताते हैं कि जो कैसे दोस्ती निभाते थे अपना। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा।